आज की इस क्लास में हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे, इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप इस एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट नोट्स बनाना सीख पाएंगे। यानी आप कैसे 10 पेज को 2 पेज में 10 पेज को 2 पेज में कैसे कन्वर्ट करें, ये एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे और जब आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे तब आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे और जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएगा और आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन की स्थिति से बच जाएंगे, जिस कारण आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। यदि गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का एक और नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का एक और नाम सिद्धार्थ था। यदि हम गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में बात करें तो इसके बारे में बता पाना काफी मुश्किल है। गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के जन्म और मृत्यु के बारे में बता पाना काफी मुश्किल है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन बनेगा। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के जन्म और मृत्यु के बारे में बता पाना काफी मुश्किल है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म ईसा पूर्व क्या बताया गया है? 567। लेकिन एक परंपरा के अनुसार एनसीईआरटी की बुक में गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो क्या बताया गया है? ईसा पूर्व 567। लेकिन अदर बुक में हमें 563 ईसा पूर्व 563 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हम गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जान पा रहे हैं वो एक परंपरा के अनुसार हम जान पा रहे हैं। एक परंपरा के अनुसार हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? ईसा पूर्व 567 में। एनसीईआरटी की बुक में कितना दिया गया है? ईसा पूर्व 567। लेकिन अदर बुक में कितना दिया गया है? ईसा पूर्व 563 दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में बता पाना काफी मुश्किल है। ये गौतम बुद्ध की जो जन्म के बारे में आपको पता चल रहा है, एक परंपरा के अनुसार आपको पता चल रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल में कपिलवस्तु के पास। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल में है, कपिलवस्तु के पास। लुम्बिनी को जो है बस्ती जिले में पीपर हवा के नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी को बस्ती जिले में पीपर हवा के नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी को बस्ती जिले में पीपर हवा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के परिवार की बात करें तो जो गौतम बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ का परिवार है वो किस परिवार से संबंध रखते हैं? शाक्य परिवार से। शाक्य क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं। जो गौतम बुद्ध हैं यानी जो सिद्धार्थ हैं वो किस परिवार से संबंध रखते हैं? शाक्य परिवार से यानी क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं। और यदि हम सिद्धार्थ के पिता की बात करें तो सिद्धार्थ के पिता को लेकर के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। यदि सिद्धार्थ के फादर की बात करें, सिद्धार्थ के पिता की बात करें तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है फादर। यदि सिद्धार्थ के पिता की बात करें, फादर की बात करें तो जो सिद्धार्थ के फादर हैं वो शाक्य गणतांत्रिक कबीले से
के कबीले का नेतृत्व किया। जो सिद्धार्थ के फादर है, सिद्धार्थ के फादर ने शाक्त गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। सिद्धार्थ के जो पिता हैं, जो फादर हैं, उन्होंने शाक्त गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। और जो सिद्धार्थ के पिता थे वो कपिल वस्तु के शासक थे। कहां के शासक थे? कपिल वस्तु के शासक थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल यहाँ पे आपको सीखने मिल रहा है कि सिद्धार्थ के जो पिता हैं वो कपिल वस्तु के शासक थे और सिद्धार्थ के पिता शाक्त गणतांत्रिक कबीले से संबंध सिद्धार्थ के पिता ने शाक्त गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। ये जो गणतांत्रिक कबीला है ये किस पे आधारित होता है? समानतावादी विचार पर। जो गणतांत्रिक कबीले होते थे वो किस पे आधारित थे? समानतावादी विचार पर आधारित होते थे। गणतांत्रिक का मतलब क्या? गण का मतलब जनता, लोग, और तांत्रिक का मतलब व्यवस्था, यानी लोगों की व्यवस्था। और ये जो गणतांत्रिक कबीले होते हैं, इस गणतांत्रिक कबीले में जो जनता होती है, जो कबीले के लोग होते हैं, कबीले के लोगों का राजा के ऊपर क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो हमने आपको बताया था कबीले के बारे में, हमने आपको इससे पहले ऋग वैदिक काल में आपको बताया, उत्तर वैदिक काल में बताया कि जो कबीला होता है, कबीले में जो लोग हैं जनसमूह में रहते हैं, कबीले के लोग जो है वो जनसमूह में रहते हैं और उस कबीले को जो नेतृत्व करता है उसको राजन या राजा के नाम से जाना जाता है। और उस कबीले का जो राजन होता है, जो कबीले को जो नेतृत्व करता है, इसको हम राजन के नाम से जानते हैं। उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में पुरोहितों के द्वारा, जिसे पुजारी कहते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य जो राजन होता है, जो राजा होता है, उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में कौन सहायता करता है? पुजारी सहायता करते हैं, जिनको पुरोहित के नाम से जानते हैं। और उस कबीले में जो समिति होती है, जो और लोग होते हैं, वो भी राजा की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और राजा के ऊपर कबीले के लोगों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। राजा के ऊपर कबीले के लोगों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो ये जो गणतांत्रिक कबीले होते हैं ये समानतावादी विचार पर आधारित होते हैं और इसी गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व, इसी शाक्त गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व जो है सिद्धार्थ के पिता ने किया, जो किस पे आधारित था? समानतावादी विचार पर। इससे पता चल रहा है कि जो सिद्धार्थ हैं यानी गौतम बुद्ध को जो समानतावादी विचार है वो विरासत में मिला। इस फैक्ट से क्या क्लियर हो रहा है? इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो रहा है कि जो गौतम बुद्ध को जो समानतावादी विचार है वो विरासत में मिला। गौतम बुद्ध को समानतावादी विचार जो है किसमें मिला? विरासत में मिला। इस कॉन्सेप्ट से क्या क्लियर हो रहा है कि गौतम बुद्ध को समानतावादी विचार विरासत में मिला। और गौतम बुद्ध के दर्शन में, गौतम बुद्ध के सिद्धांत में, गौतम बुद्ध के विचार में हमें ये समानतावादी विचार देखने को मिलते हैं। तो गौतम बुद्ध को जो समानतावादी विचार है वो कहां पे मिला? विरासत में मिला। इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमें क्या सीखने मिल रहा है? हमें ये सीखने मिल रहा है कि जो सिद्धार्थ है यानी जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्त गणतांत्रिक कबीले के, सिद्धार्थ के पिता यानी गौतम बुद्ध के पिता ने शाक्त गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। और ये जो गणतांत्रिक कबीला है किस पे आधारित था? समानतावादी विचार पर आधारित था। जो गणतांत्रिक कबीले होते हैं वो किस विचार पर आधारित होते हैं? समानतावादी विचार पर। सिद्धार्थ की यदि माता की बात करें, सिद्धार्थ की माता जो है कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ की जो माता है वो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ा था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ा था और उन्हें 35 वर्ष की आयु में, और सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट मेंशन किया जा रहा है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने घर कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। तो ये एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट मेंशन है। तो स्टेट पीसीएस का अगर आप एनालिसिस करेंगे, स्टेट पीसीएस के अगर क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें तो वहां पे आप पाएंगे कि वहां पे जो एनसीईआरटी में फैक्ट रहता है उस एनसीईआरटी के फैक्ट को वहां पे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है।
तो यदि एनसीईआरटी के यदि ये जो फैक्ट है यदि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है तो स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट के आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ ने घर किस एज में छोड़ा था, किस आयु में छोड़ा था, 29 वर्ष की आयु में छोड़ा। और सिद्धार्थ को ये मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हमने 30 से 35 वर्ष के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो 30 से 35 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हमने एटलीस्ट कम से कम 15 to 16 टाइम सॉल्व किया है। और उसके बेसिस पे जो एक अनुभव प्राप्त हुआ है उसके बेसिस में बता रहा हूं कि किस तरीके से ये पॉइंट स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी एग्जाम में तो कम पॉसिबिलिटीज है कि इस तरीके से फैक्ट को सीधा डाल दिया जाए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता, कोई निश्चित ट्रेंड नहीं हो। वो कभी-कभी स्टेट पीसीएस पे जो स्टेट पीसीएस में जो फैक्ट पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है उस तरफ टेंड कर जाता है यूपीएससी एग्जाम भी। तो यूपीएससी एग्जाम कोई फिक्स नेचर नहीं होता। तो अगर एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट मेंशन है तो हमें ये दिमाग हमारी होना चाहिए। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु प्राप्त हुआ। कहां पर? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। और इसी के बाद से गौतम को यानी सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। और इसी के बाद से गौतम को यानी सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहां पे? बनारस में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पे दिया? सारनाथ में, जो कहां स्थित है? बनारस में। गौतम बुद्ध अपने विचारों के फैलाव के लिए गौतम बुद्ध अपने संदेश को लोगों तक फैलाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रति को 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा करते थे। गौतम बुद्ध अपने विचारों को लोगों तक फैलाने के लिए उन्होंने प्रति 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा की। गौतम बुद्ध प्रतिदिन कितने किलोमीटर की यात्रा करते थे? 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन करते थे। किस लिए करते थे? ताकि वो अपने संदेश को लोगों तक फैला पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। गौतम बुद्ध प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा क्यों करते थे? इस कारण से ताकि वो अपने संदेश को, अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए, अधिक से अधिक लोगों उनके विचारों को जान पाए और उससे सीख पाए। और लगातार इस प्रकार गौतम बुद्ध ने लगातार 40 वर्ष तक वो भटकते रहे और चिंतन करते रहे और अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाते रहे। गौतम बुद्ध 40 वर्षों तक लगातार भटकते रहे और अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाते रहे और चिंतन करते रहे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, एक इंपॉर्टेंट एंगल है सीखने का, कि अगर गौतम बुद्ध 40 वर्षों तक लगातार वो भटकते रहे, अपने संदेश को पहुंचाते रहे और चिंतन करते रहे, तो गौतम बुद्ध आराम कब करते हैं? गौतम बुद्ध का आराम करने का टाइम क्या है? गौतम बुद्ध कब आराम करते हैं? तो जो गौतम बुद्ध हैं वो वर्षा ऋतु में आराम करते थे। आराम करते थे। यहाँ पे आपने देखा, अब यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने 40 वर्ष तक लगातार ज्ञान प्राप्त के बाद 35 वर्ष की आयु जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और आफ्टर दैट वो 40 वर्षों तक लगातार अपने संदेश को, अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाते रहे, चिंतन करते रहे। तो अब एक पॉइंट ये प्रश्न उठता है, तब गौतम बुद्ध आराम कब करते थे? किस फेज में, किस टाइम पे गौतम बुद्ध आराम करते थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो वर्षा ऋतु में आराम करते थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें सीखने को मिलेगा। इस अवधि के दौरान, यानी इस 40 वर्षों के दौरान जो लगातार उन्होंने यात्रा की, 40 वर्षों तक लगातार जो गौतम बुद्ध 40 वर्षों तक जो लगातार यात्रा की, इस यात्रा के दौरान, इस अवधि के दौरान गौतम बुद्ध का ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों से सामना हुआ। इस 40 वर्षों के दौरान गौतम बुद्ध का
गौतम बुद्ध का ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों से सामना हुआ और गौतम बुद्ध ने उन्हें पराजित भी किया। इस 40 वर्ष की अवधि के दौरान गौतम बुद्ध का ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों से सामना हुआ और गौतम बुद्ध ने उन्हें पराजित भी किया। इस 40 वर्ष की अवधि के दौरान गौतम बुद्ध का ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों से सामना हुआ और गौतम बुद्ध ने उनको पराजित किया। यानी गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों को पराजित भी किया। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बनने का। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध जो है अमीर गरीब उच्च निम्न और पुरुष महिला में भेदभाव नहीं करते थे। गौतम बुद्ध अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के गौतम बुद्ध इस फेज में 40 वर्षों के दौरान जो अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, उस अवधि में हम क्या देखने को मिलता है कि हमें यह देखने को मिलता है कि जो गौतम बुद्ध है वो अमीर गरीब उच्च निम्न पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करते थे। गौतम बुद्ध ने किन किन शहरों का दौरा किया? कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, राजगढ़। ये देखिएगा इस पॉइंट पे गौतम बुद्ध ने किन किन शहरों का दौरा किया। इस एंगल पर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और तीसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने किन किन शहरों का दौरा किया। इस एंगल पर यूपीएससी और स्टेट टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। गौतम बुद्ध ने किन किन शहरों का दौरा किया। यूपीएससी और स्टेट टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एक इंपॉर्टेंट एंगल है और यूपीएससी और स्टेट टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा भी जा चुका है। तो गौतम बुद्ध ने किन किन शहरों का दौरा किया? कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, राजगढ़। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहां पे हुई? किस स्थान पर? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई? कुशीनगर में। किस एज में? 80 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 487 एनसीईआरटी में गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो ईसा पूर्व 487 दिया गया है, लेकिन अदर बुक में ईसा पूर्व 483 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में होती है। एनसीईआरटी की बुक में गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो टाइमलाइन है वो ईसा पूर्व 487 है, लेकिन अदर बुक में कितना दिया गया है? ईसा पूर्व 483। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है। लोकेशन जो लोकेशंस होते हैं वो क्वेश्चन बनने के इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं। यदि कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसिया के रूप में जाना जाता है। कुशीनगर को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में किसके रूप में जाना जाता है? कसिया के रूप में जाना जाता है। कुशीनगर को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में किस नाम से जाना जाता है? कसिया के रूप में जाना जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन बनने का। यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट है, मैं बताने जा रहा हूँ। बुलेट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है क्वेश्चन बनने का। यहाँ पे देखिएगा, यदि गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, गौतम बुद्ध के अस्तित्व का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमें नहीं प्राप्त होता। यदि हम गौतम बुद्ध के अस्तित्व के पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो हमें नहीं प्राप्त होता। गौतम बुद्ध के अस्तित्व का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमें नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार महावीर के अस्तित्व का भी जो पुरातात्विक साक्ष्य है हमें नहीं प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फैक्ट है क्वेश्चन बनेगा।
जैसे यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के एंगल से यदि हम बात करें तो आपके समूह एक स्टेटमेंट आता है कि गौतम बुद्ध के अस्तित्व के बारे में हमें गौतम बुद्ध के अस्तित्व के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट आपके सम्मुख आता है कि गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है, तो ये कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये कथन क्या है? गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम इस एनसीईआरटी के थ्रू क्या सीख पा रहे हैं? हम ये सीख पा रहे हैं कि गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है। हम क्या सीख पा रहे हैं कि गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार महावीर के अस्तित्व का भी पुरातात्विक साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पे पॉइंट बता दें, गौतम बुद्ध यानी जो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के जन्म से पता चलता है, सिद्धार्थ के यदि सिद्धार्थ के जन्म की बात करें, जो हम सिद्धार्थ के जन्म से जो उनके परिवार के बारे में जान पाते हैं, इससे पता चला कि जो सिद्धार्थ है यानी गौतम बुद्ध का जन्म एक महान परिवार में हुआ था। इस फैक्ट के एनालिसिस से क्या क्लियर हो रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है एक महान परिवार में हुआ था, यानी एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इसी प्रकार महावीर का भी जो जन्म है एक समृद्ध परिवार में, एक महान परिवार में हुआ था। इस फैक्ट के यदि गौतम बुद्ध के जन्म का और महावीर के जन्म का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो एक महान परिवार में, एक समृद्ध परिवार में हुआ था। तो ये भी यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जन्म आप पढ़ रहे हो, लेकिन उस जन्म का, गौतम बुद्ध के जन्म का और महावीर के जन्म का अगर एनालिसिस करें तो एक एंगल आपके दिमाग में ये भी सीखने को मिल रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर इन दोनों लोगों का जो जन्म है एक समृद्ध परिवार में, एक महान परिवार में हुआ था। अब यदि यूपीएससी एग्जाम में एक स्टेटमेंट आपके सम्मुख आ जाता है, यूपीएससी प्री एग्जाम में एक स्टेटमेंट आपके सम्मुख आता है कि गौतम बुद्ध महान परिवार से संबंध रखते हैं, ऐसे आता है कि गौतम बुद्ध महान परिवार से संबंध रखते हैं, तो कथन क्या ऐसा ही है। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट आपके सम्मुख आता है कि गौतम बुद्ध महान परिवार से संबंध नहीं रखते थे, यदि आपके सम्मुख ऐसे स्टेटमेंट आता है कि गौतम बुद्ध महान परिवार से संबंध नहीं रखते थे, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगी। ये कथन क्या है? गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सीख पा रहे हैं? हम ये सीख पा रहे हैं, हम इस ओडी एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के थ्रू क्या सीख पा रहे हैं? हम ये सीख पा रहे हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों लोग महान परिवार यानी समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे। यदि हम गौतम बुद्ध के जन्म और महावीर के जन्म का एनालिसिस करें तो हमें एक एंगल क्या सीखने को मिल रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर ये दोनों लोग महान परिवार यानी समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।